जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके कॉलेजेस के फाइनल थ्योरीज एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोगों के कहने पर ही आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर जो है आपके प्रीवियस ईयर के फाइनल थ्योरीज एग्ज़ाम हैं उनको सॉल्व करवाएं, बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के। या आप देख सकते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स टॉपिक है आपका, जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं या बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आपको पता है फाइनल थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम जो है इसके प्रीवियस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी, क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है एग्री जर्नी आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराता रहता है। और दोस्तों, एग्रीकल्चर में अपडेट बने रहने के लिए और एग्रीकल्चर के न्यू डाटा के लिए आप हमारे जो है इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आप जाकर जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्री आपको पता है इन सब चीज़ें बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आपकी एक लाइक जरूर बनती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से अपने को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, जैसे आपको पता है हम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं। बीएससी जो आपके उद्यानिकी के स्टूडेंट्स हैं उनका एक टॉपिक है महत्वपूर्ण, आपको पता है प्रिंसिपल जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 2018 और 19 का आपका पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन हम सॉल्व करेंगे वो सेक्शन करेंगे सेक्शन ए आपका सॉल्व करेंगे। वैसे ही आपको पता तो होगा कि आपके मिड टर्म एग्जाम और थ्योरी एग्जाम आपको पता है दोनों में क्या आपको 40 प्लस स्कोर करना पड़ता है, तब आप जो है जाके फाइन जो है एक टॉपिक्स में पास होते हो। क्योंकि आपको पता है दोनों मिड टर्म के एग्जाम भी जोड़ते हैं और थ्योरीज के एग्जाम भी जोड़ते हैं एग्जाम में। तो ये आपको सब चीज़ें फॉर्मेट पता होंगे। ठीक है, 3 घंटे का आपका पेपर रहता है। तो ये सब चीज़ें जनरल बेसिकली चीज़ें हैं, आपको पता होगी। और ये जो ए सेक्शन है इसमें आपको पता है कितने 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का। अपने को लिखना भी उसी हिसाब से है, इन्होंने मेंशन कर रखा है स्पेशली कि आपको 50 वर्ड तक लिखने, आप देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है सेक्शन ए में, आप देख सकते हैं सेक्शन ए में आपका जो है सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन है? तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि विनिमय में युग्मन अवस्था को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन कपलिंग फेज ऑफ लिंकेज विथ एग्जाम्पल के साथ जो है विनिमय युग्मन की अवस्था को समझाइए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नीचे क्वेश्चन क्रिएट किए हुए सेक्शन ए में, आप देख सकते हैं ये पहला आपका क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पूरी जानकारी, इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के हिसाब से सिर्फ आपके लिए इतना सफिशियंट है। अगर आप ये चीज़ लिख के आ जाओगे तो इतना सफिशियंट है। युग्मन जो विनिमय युग्मन को पूरा डिफाइन कर रखा है इसमें, आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने जो है लिख रखा है। आप देख सकते हैं युग्मन के मूल विचार में निहित है कि वास्तव में कुछ अपरिभाषित बल तथा जो युग्मन की गठन की प्रक्रिया के दौरान अलग अलग जीनों से 2 प्रमुख एलिल्स को एक साथ रखता है। इस प्रकार प्रमुख एलिल ए और बी, ये उसके उदाहरण हैं, इनको भी लिख लिए, ए और बी वाले युग्मक स्वतंत्र वर्गीकरण से विचलित हो गए। यह युग्मन आंशिक या पूर्ण हो सकता है। 1911 में बेटसन और पुनेट ने जो है एक प्रमुख और अप्रभावी एलिल्स के युग्मनों की खोज की। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें भी प्रतिकर्षण युग्मन कहते हैं। तो इतना अगर आप क्वेश्चंस में लिख दोगे तो आपके 2 नंबर कंप्लीट है, क्योंकि ज़्यादा अपने को विस्तार में नहीं लिखना है, क्योंकि नंबर अपने को सिर्फ 2 नंबर ही मिलने हैं। ठीक है, तो ये आप जो इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन आपका मैंने बताया, आपको किसके बारे में बताया। सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि विनिमय युग्मन की अवस्था को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये अगर आप इतना लिख दोगे तो ये अपने लिए जो है सफिशियंट है, ये इतना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? सेकंड क्वेश्चन, इन सब चीज़ों को आप कॉपी और पेन लेके रखिएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत से कॉलेजेस में क्या है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि सेशन जो है आपका कॉलेज का जो आपका सेशन चल रहा है वो बहुत ही तेज़ी से जो आपके कॉलेजेस के क्या हो रहे हैं, सेशन चल रहे हैं, है ना। 1-1.5 महीने के अंदर ही आपके मिड टर्म के एग्जाम और थ्योरी एग्जाम करवाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो इसी प्रकार से क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो इस क्वेश्चंस को आप लिखते चलिएगा। इसलिए मैंने जो है आप लोगों की सुविधा के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है पेपर हमने आपके लिए जो है सॉल्व किया है। ठीक है, सेकंड आपका जो क्वेश्चन है वो है कि
एक जीन और एक एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ले भाई। फर्स्ट क्वेश्चन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर से आते हैं, इसलिए एग्जाम पेपर को जरूर लगाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ले, मैं जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें स्टार लगा के आपको बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना को समझाइए, एग्जाम्पल ऑफ वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अपन ने सॉल्व करके रखा है, इसको आप देख सकते हैं, ये लिख रखा है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम आपसे बात करें तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ये पूरा वन जीन और वन एंजाइम्स परिकल्पना में क्या हुआ था, 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही सफिशियंट है। अगर आप लिखने को बैठोगे इस पे वन जीन और वन परिकल्पना पे तो बहुत सारा आपको मिल जाएगा, बट आपको जो सफिशियंट है उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम 3 घंटे का है और उसमें 10-10 नंबर के भी क्वेश्चन आपको पता है देखने को मिलेंगे, उसको भी अभी सॉल्व करेंगे अपन। बट इनमें आप देख सकते हैं जो आपका एक जीन और एक जीन परिकल्पना है उसमें क्या बोला गया है कि 1941 में अमेरिका के जॉर्ज बेल बीडल द्वारा जो है एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट और स्टेप तो यही है, ठीक है, इससे ही प्रोफेसर समझ जाएगा कि हाँ जो है पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स ने, कुछ ना कुछ इसकी जानकारी है। किसने किया था, बेल्स बीडल नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने ये एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना दी थी। तो इसको आप एक बार रीड करके एक बार पूरा लिख लीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जनरली आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है जनरली रिपीट होते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर एक बार सॉल्व करिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका आप देख सकते हैं, इसको भी अपन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि कोशिका द्रव्यी वंशागति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी, कोशिका द्रव्यी वंशागति बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कोशिका द्रव्यी वंशागति को परिभाषित करें और इनके विभिन्न गुणों एवं वर्गों को विस्तार से समझाइए। डिफाइन साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस, डिस्क्राइब बेनिफ्लाई द फीचर्स एंड क्लासेस। तो इसको अपने को वेरीफाई करना है, ये सही से थोड़ा दिख नहीं रहा है क्योंकि ओल्ड पेपर है, ठीक है, पुराने पेपर से, तो इनको आप तो क्वेश्चन नंबर 3 को इसको याद रखिएगा, कोशिका द्रव्यी वंशागति यानी साइटोप्लाज्म जो इनहेरिटेंस है इसको अपने समझते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप जनरली थोड़ा सा और बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो भाई, जनरली कोशिका द्रव्यी वंशागति को किसने खोजा था, तो जनरली आपको पता है कोशिका जो आपकी साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्यी वंशागति इसको आपको पता है किसने खोजा था, लिख लीजिएगा, कोल कोरेंस करके एक साइंटिस्ट थे, किसने खोजा था, कोल कोरेंस एक साइंटिस्ट थे, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, कोल कोरेंस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है कोशिका द्रव्यी वंशागति को खोजा था। किसमें खोजा था, तो याद रखिएगा एक आपका जो है पौधा है मीराबिलिस जलापा। आपने जनरली जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ही बेसिकली नाम सुनने को मिल जाएगा क्योंकि बहुत रिपीट हुआ है, ये मीराबिलिस जलापा करके एक पौधा होता है ना, इसको बोलते हैं मीराबिलिस जलापा, ठीक है, ये थोड़ा लिख लीजिएगा आप समझ के, मीराबिलिस जलापा करके एक पौधा होता है, उसमें जो है किसने, कोल कोरेंस ने साइटोप्लाज्म या जो है किसको, कोशिका द्रव्यी वंशागति को खोजा था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एक और आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि कोशिका द्रव्यी वंशागति में हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया सम्मिलित होते हैं। कोशिका द्रव्यी वंशागति में कौन कौन, हरित लवक मतलब आपको पता है हरित लवक और कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हरित लवक कोशिका द्रव्यी वंश, बस इतना अगर आप लिख दोगे सफिशियंट है, हरित लवक और कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों क्या होते हैं कि साइटोप्लाज्म में जो है आपकी किसमें, साइटोप्लाज्म में सम्मिलित होते हैं, किसमें, कोशिका द्रव्यी वंशागति में सम्मिलित होते हैं, बस इतना आपने लिख दिया सफिशियंट है। और बाकी आप ये परिभाषा तो लिख ही दोगे है ना, तो ये परिभाषा आप जरूर लिख ही दोगे, कैसी क्या पूरी सारी जानकारी, ठीक है, इसके बारे में आप सारी जानकारी लिख दोगे तो आपको पूरी कंप्लीटली 2 नंबर आपको जो है प्रोफेसर दे देगा, उसमें आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे नंबर आपको जो है जनरली मिल जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप देखते हैं कि बैक्टीरियोफेज के बारे में, एक जीन एक परिकल्पना के बारे में, ये आप देख सकते हैं पूरा उन्होंने एक्सप्लेन, सॉरी मैं शायद जो है गलती से सेक्शन बी का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, जबकि अपने को करना था कि बैक्टीरियोफेज के बारे में, ठीक है, वो भी कोई गलत नहीं है, आप जो है कोशिका द्रव्यी वंशागति के बारे में भी लिख सकते हो जनरली, वो मैंने आपको बात बता दी, बट जो क्वेश्चन नंबर 3 वो दिखाया ना, वो बैक्टीरियोफेज अनुवंशिक की खोज के पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर वही है, थोड़ा अपने से मिस्टेक हो गया, बाई मिस्टेक अपने ने जो है गलती से उसको सॉल्व कर लिया,
ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये है आपका बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो इतना आप जो है बैक्टीरियोफेज के बारे में लिख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है कि बैक्टीरियोफेज ने जीवाणु अनुवांशिकी और आणविक जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जारी है कि ऐतिहासिक रूप से उनका उपयोग जीन संरचना और जीन विनिमय को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए अनुक्रमित किए जाने वाला पहला जीनोमिक बैक्टीरियोफेज था। तो इतना अगर आप लिख दोगे 2 नंबर के हिसाब से, इतना अगर आप लिख दिया तो बिल्कुल सफिशियंट है आपके लिए, आपको 2 नंबर क्लियरली मिल जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन को क्या टाइमिंग देखते सॉल्व करिएगा, क्योंकि टाइम कम पड़ जाएगा, और मेरे को पता है सिलेबस कॉलेजेस में हुए नहीं है, तो इन सबको मैनेज करके लिखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर बनते रहते हैं, इनके हल्के में मत लीजिएगा। मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे आते रहते हैं। आप मिड टर्म का पेपर उठा के देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसलिए इनको सीरियसली लें। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आपका बोल रहा है कि विनिमय का महत्व बताएं भाई, क्रॉसिंग ओवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर के हिसाब से। विनिमय का महत्व समझाइए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी विनिमय का जो महत्व है इसको समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए विनिमय का महत्व यानी क्रॉसिंग ओवर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो क्रॉसिंग ओवर जीन का एक नया संयोजन पैदा करता है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको जानकारी देनी है, तो ये आप पूरी जानकारी लिख सकते हो कि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी अनुमानसिक मानचित्रों के निर्माण में मदद करती है। क्रॉसिंग ओवर एक गुणसूत्र से जुड़े जीनों की एक व्यवस्था के लिए सबूत प्रदान करती है। तो ये जनरली आप चीज़ें लिख दोगे ना एग्जाम में, तो इतना सफिशियंट है 2 नंबर के लिए। तो मेरे हिसाब से तो इतना अगर आप लिख दोगे ना तो आपका इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आप लिख भी सकते हो, थोड़ा कॉपी को अपने को पता है कॉलेज में कॉपी जितनी ज़्यादा भरी होती है उतने ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ये सब चीज़ों को आपको जनरली समझते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे कि सर क्वेश्चन हमको नहीं मिल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं सारी जो है चीज़ें मैंने अवेलेबल कर रखी है, तो आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम आपसे बात करें 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में चलते हैं अपन। तो ये सब क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। 5th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि अनुमानसिकी को परिभाषित करें और वंशागति के पूर्व मेंडल की परिकल्पना को लिख के पूरी जानकारी दें, ये इनका कहने का मतलब है। तो ये आप देख सकते हैं, डिफाइन जेनेटिक्स, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्री मेंडलिन कंसेप्ट अबाउट हेरिडिटी यानी वंशागति। तो इसको अपने को डिफाइन करना है। पहले अपने किसको डिफाइन करना है, क्वेश्चन को समझिएगा। पहले अनुमानसिकी को डिफाइन करना है, इसके बाद मेंडल के नियम को डिफाइन करना है। तो इतनी बेसिक चीज़ें आपने एमपीपीएटी में जरूर तैयार कर रखी हो, आप कुछ ना कुछ तो लिख के आ जाओगे। बट आप देख सकते हैं, अब जेनेटिक्स की परिभाषा तो कोई भी नॉर्मली बना के भी लिख सकता है, ये बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो कि अनुमानसिकी इस बात का अध्ययन है कि ये तो आप जो है जेनेटिक अनुमानसिका की परिभाषा तो आप बना के भी लिख सकते हो, जनरली कोई उसमें ज़्यादा इशू नहीं आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमारे जीन में ऐसी जानकारी होती है जो स्वस्थ हमारे, ये सब जानकारी आप बना के लिख सकते हो नॉर्मली। बस थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको कि प्री मेंडल कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी, तो इसको आप याद रखिएगा, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप कंसेप्ट कुछ मेंडल के नियम से वगैरह डाल दो भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपने थोड़ी बॉडी पढ़ रखा होगा तो आपसे बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। बहुत ही ईजी कंसेप्ट होते हैं इन सब चीज़ों के, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो नेक्स्ट आपका सेक्शन बी में हम चलें। तो सेक्शन बी की देखो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ सेक्शन बी के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपके 10 नंबर के आते हैं, जिसके अंदर आपको पता है 2 क्वेश्चन होते हैं। यह है आप 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। तो ये बड़े ही आपको पता है बड़ी लेंथी होते हैं, इन सब चीज़ों को बड़े विस्तार से लिखना पड़ता है, इनसे आपको पता है। बट इनसे ही जो है आप अगर छोटी छोटी चीज़ें पढ़ लोगे तो इनसे आपको जनरली चीज़ें बन जाएंगी, क्योंकि बहुत इजीली ये सब चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हो कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट, एक्सप्लेन द सेम विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। यानी विसंयोजन एक स्वतंत्रता अपहरण का नियम है, उन्हें उचित उदाहरण देकर समझाएं। स्वतंत्रता अपहरण का नियम भाई ये मेंडल का 3य नियम है, इसको याद रखिएगा। आपसे अगर कोई पूछे कि मेंडल का तीसरा नियम कौन सा था, तो मेंडल का जो 3rd नियम था, 3rd रूल था, वो था स्वतंत्रता अपहरण का नियम। तो भाई ये स्वतंत्रता अपहरण का नियम क्या बोलता है, इसको अपन समझते हैं, ठीक है। ये आप मैंने जो है यहाँ पे इसको टाइप कर रखा है, तो आप इसको पूरी जानकारी को जो है समझ सकते हो। ये लिखा है स्वतंत्रता अपहरण का नियम, तो इसको अपन समझते हैं भाई। स्वतंत्रता अपहरण के नियम में मेंडल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। आप ये चीज़
चीज़ें लिख सकते हो कि इस नियम के अनुसार एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित किए बिना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ये मुख्य केंद्र था स्वतंत्रता अपवन के नियम का। ठीक है, बाकी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, ये क्वेश्चन बड़े हैं 10 नंबर के, आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको जो ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बस, बट क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शब्द लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उस चीज़ के बारे में भाई इसको भी आप लिख सकते हो, स्वतंत्रता अपवन के नियम को किसने खोजा, क्या होता है इसका जो है नॉर्मली अपवाद, अगर हम इसकी अपवाद की बात करें संलग्नता इसका अपवाद है, मोस्ट इंपोर्टेंट अपवाद माना जाता है संलग्नता। ठीक है, लिंकेज। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट लिख दोगे तो आपके जनरली 2 से 3 पेज भर जाएंगे और आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा एग्जाम के पैटर्न को, तभी आप क्लियर कर पाओ। क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू जो है कॉलेजेस में जाते हैं और फिर वो फेस नहीं कर पाते तो फिर उनकी बैक लग जाती है, कई जो है ईयर बैक लग जाती है। तो इन सब चीज़ों को अपने को ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आप ये देख सकते हो जो है लिंकेज के बारे में, सेक्स लिंकेज के बारे में आपको जनरली बताना कि सेक्स लिंकेज क्या होता है। अब लिंकेज जनरली क्या होता है कि सेक्स लिंकेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, जेनेटिक्स में बहुत ही इजीली टॉपिक है ये लिंकेज, है ना। लिंकेज में क्या होता है कि लिंकेज अब लिख सकते हो, आप लिंकेज के बारे में क्या लिख सकते हो मैं आपको बताऊं, आप लिख लीजिएगा लिंकेज के बारे में। लिंकेज के बारे में जनरली आप चीजें, लिंकेज को सबसे पहले किसने खोजा था यही एक्सप्लेन कर दीजिए भाई। लिंकेज को आपको एक दो साइंटिस्ट थे, इनके बारे में आपने सुना होगा, बैटसन और पुनेट। ठीक है, इनको आप लिखते हैं, बैटसन और पुनेट नाम के 2 साइंटिस्ट थे आपके। मेरे को पता है बहुत से स्टूडेंट्स को क्या ये चीज़ें नॉर्मल लगेंगी, फिर वो अपने हिसाब से मैनेज करें, बट मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लिखते जाइएगा जरूर। मैं हर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ तो ये चीज़ मैं आपसे बोलता हूँ, क्योंकि मैं 10 चीज़ें आपको ज़्यादा ही बताता हूँ अपेक्षाकृत, तो उन सब चीज़ों को आपको लिखते रहना है भाई। लिखना सबसे बेस्ट रहता है, दिमाग से ज़्यादा लिखने पर भरोसा करो। ठीक है, तो वैटसन और पुनेट करके आपके 2 साइंटिस्ट हैं, आपने इनके बारे में सुना होगा, है ना। वाटसन और पुनेट करके आपके 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किस संलग्नता पर सबसे पहले काम किया था, लिख लीजिएगा। इस चीज़ को भी आप लिख के इस क्वेश्चन को लिख सकते हो कि संलग्नता का अध्ययन सबसे पहले बैटसन पुनेट ने किया। ठीक है, और जो है संलग्नता बर्ड किसने दिया, तो संलग्नता बर्ड याद रखिएगा TH मॉर्गन साइंटिस्ट थे आपके। ठीक है, TH मॉर्गन आपको पता है प्रयोगात्मक अनुवांशिक के जनक किसको कहा जाता है, तो TH मॉर्गन को कहा जाता है। इन्होंने ड्रोसोफिला मधुमक्खी पर सबसे ज़्यादा काम किए। तो ये सब चीज़ें आप जब नॉर्मली लिख दोगे ना, प्रोफेसर खुद ब खुद समझ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को पढ़ा है, और आराम से उस चीज़ को जो है आपको नंबर दे देगा वो। ठीक है, कि अब आप ये भी लिख सकते हो भाई संलग्नता दो प्रकार की होती है, पूर्ण संलग्नता, कंप्लीमेंट्री लिंकेज, इनकम्प्लीमेंट्री लिंकेज। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप लिख दोगे तो आराम से आपको जो है 10 नंबर, वो 5 नंबर आपको जनरली दे ही देगा। ठीक है, अब एक्स लिंकेज, अब यह पूछ रहा है कि लिंग संलग्नता यानी सेक्स लिंकेज। अब आपको पता है सेक्स लिंकेज कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे अपने को पता है सेक्स लिंकेज में एक्स लिंकेज आता है, एक्स संलग्नता आता है। तो एक्स संलग्नता जनरली किसमें होता है, मेल में दिखाई देता है। तो ये बेसिक चीज़ें आप जब लिख दोगे ना तो वो खुद ब खुद आपको नंबर दे देगा। अब बहुत सारी देखो यह संलग्नता प्रभावित होता है, संलग्नता किससे प्रभावित होता है, जैसे कि आपकी अगर दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ने पर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय की क्रिया होती है, तो जीन क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है और लिंकेज क्या होता है, घटता है। तो ये सब चीज़ लिंकेज को प्रभावित करने वाली चीज़ें, जैसे तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, संलग्नता घटेगी। तो ये सब चीज़ जब आप डिफाइन कर दोगे तो आराम से आपको बेसिक्स नंबर वो दे देगा। तो इस चीज़ को आपको मैनेज करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो वही मैंने बताया था ना, वो जो चीज़ आपको बताई थी कि वो है कोशिका द्रव्य वंशागति क्या है। तो कोशिका द्रव्य वंशागति के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी, कोशिका द्रव्य वंशागति को किसने खोजा था। तो आपको पता है कोशिका द्रव्य वंशागति को सबसे पहले किसने डिफाइन किया था, तो कोल कोरेंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, याद रखिएगा। उन्होंने मिराविलेज जलापा में इसको खोजा था। और ये जो है क्रिया किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इनमें क्रिया पाई जाती है। बहुत सी चीज़ें आप लिखने को हैं, बहुत सी चीज़ें लिख सकते हो, एक बार आप रीड करके बहुत सी चीज़ें लिख सकते हो, दिमाग में बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, निकल्स एहल बहुलक परिकल्पना, गेहूं के कर्नल रंग के उदाहरण दीजिए। ये भी आप जब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप एक बार गूगल करके देखोगे तो बहुत सी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप एक कॉपी पेन में क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। मैं आपको बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को एक बार कॉपी पेन में लिख के आप गूगल करके बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएगी। देखिए उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के बारे में बहुत सी जानकारी दी गई है। ठीक है, संपूरक जीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंप्लीमेंट्री जीन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा। इसके बारे में क्वेश्चन आते ही आते हैं कंप्लीमेंट्री जीन्स के बारे में, है ना। कंप्लीमेंट्री जीन, पूरक जीन, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके मिड टर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इनसे, तो इनको एक बार रीड करके जाइएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन देखो, आपको पता है बेसिकली मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता सकता कि आपको 10 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो मैंने आपको डिफाइन कर दिए, बट 10 नंबर में आपको पता है बहुत सारे जो है
अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में कि हाँ सर 10 नंबर के क्वेश्चन ही बताओ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो ही बताऊंगा, इसके अलावा नहीं बताऊंगा मैं आपको। बट आप अगर कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर बताओ, तो मैं आपको सारी जानकारी डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट पेपर आपको पता है भाई, आपका जो प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स का, ये साइटोजेनेटिक्स का, तो इसको एक बार टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। बाकी आप 2018-19 का पेपर है और आपको सब चीज़ें पता है, तो एक बार ज़रूर इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आप हमसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।